नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। और टॉपर स्टॉक के अंदर अभी तक जो देवेंद्र रुपेश सर थे उनसे हमने बात करी थी प्रीलिम्स की। और नेक्स्ट सेशन के अंदर अब हम बात करना शुरू करते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी कैसी हो, किस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में पूछते हैं, 2 नंबर के, 4 आपके, 5 नंबर के और 10 नंबर के। तो सर आपका अगेन स्वागत है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अब पिछले सेशन में हमने बात करी थी प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स देखा था राजस्थान का। मेंस के 4 पेपर के बारे में भी हमने बात करी थी कि प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करी जाए। तो थोड़ा सा सिलेबस को सर हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, लर्नर्स को बता देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, क्योंकि आपने सिलेक्शन भी दिया हुआ है तो आपको पता है कि जब तैयारी करी जाती है, जैसे बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप सिलेबस को ध्यान में रखो। तो लर्नर क्या करता है, सिलेबस का प्रिंट निकालेगा और उसको रूम में 3 जगह चिपका लेगा। वो जरूरी है या इसको एनालिसिस करना जरूरी है? तो थोड़ा सा हम इसको एनालिसिस करते हैं कि ये तैयारी कैसे करी जाए इसके अंदर। तो सर हिस्ट्री जो दिखाई दे रही है मेरे को राजस्थान में, आप देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपका सबसे पहले दिखाई दे रहा है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। तो इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से तैयार करें। जी बिल्कुल। देखिए सर, एक बात आपने अभी कहा कि सिलेबस के 2-3 प्रिंट निकलवा लेते हैं और उसको आप चस्पा कर देते हो रूम में, जहाँ भी आप जो भी आपका स्टडी एरिया है। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। 3 जगह नहीं, आप 5 जगह चिपका लीजिए, ओके। ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि मेरे को क्या करना है। टारगेट आपके सामने रहेगा। बिल्कुल। तो दूसरी बात, एक मैं इसको स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप एक बार सिलेबस को देखिए, पढ़िए। उसके बाद में जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, टू द पॉइंट, सिलेबस के सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, ताकि जब आप पढ़ना चालू करो, कुछ पुस्तकें ऐसी होंगी कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस खरीदोगे, कुछ ऐसी होंगी टेक्स्ट बुक जो आप अपने हिसाब से, आपके पास पहले की होंगी या कुछ और जो भी मटेरियल है, तो उस समय टॉपिक अपने बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए कि इस टॉपिक में मेरे को इतना ही पढ़ना है, इसके इतर नहीं जाना है। जी बिल्कुल। तो इतिहास में सर जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा हुआ है इन्होंने राजस्थान के अंदर इतिहास के प्रमुख सोपान, प्रमुख देखिए, राजवंश, प्रशासनिक और राजव्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, किसान जनजाति आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे सर थोड़ा सा आप ये आइडिया दे सकते हैं, जैसे मेरे को खुद को दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण विभूतियां, इन पे बिल्कुल 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकते हैं। बिल्कुल इजीली बनते हैं। और अगर मैं देखूं किसान और जनजाति आंदोलन, तो इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकता, इस पे ऑफ एग्जाम कोर्स चाहेगा थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा है। लॉन्ग क्वेश्चन। तो बिल्कुल। ये आइडिया कैसे लगाया जाए कि हाँ भाई ये यहाँ पे इस तरीके से 2 नंबर के निकल सकते हैं। कुछ लर्नर इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं कि 2-2 नंबर के मैं क्वेश्चन लिख लूं या 10 नंबर के लिख लूं, उस तरीके से प्रिपेयर रहूं। बिल्कुल। तो इसके बारे में देखिए आइडिया दीजिए। सर, जैसे मेंस के पायदान पे जो भी मित्र पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से इस सिलेबस को थ्रू आउट करके ही वो मेंस के पायदान पे पहुंचेंगे। तो उनको पहले से इस चीज़ का फैक्चुअल क्वेश्चन तो वो इस सारे के सारे एरियाज में तैयार कर चुके होते हैं। अब उनको ये जजमेंट लेना है कि कहाँ कैसा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, एक मोटे तौर पे अपन बात करें कि जैसे अपन सिलेबस पे जाते हैं तो आइडिया लग जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के प्रमुख सोपान, इतिहास के सोपान, स्टेजेस। बिल्कुल। फिर उसके बाद में बात करा महत्वपूर्ण राजवंश। अब कई बार ये लगता है कि पूरा पूरा राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ना है क्या अपने को, एक क्वेश्चन दिमाग में पुट होता है। पर इसका वेटेज तो अपने को साफ दिख रहा है सिलेबस के पेपर के अकॉर्डिंग कि राजस्थान का इतिहास कितना रख रहा है। उसकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था साफ लिख दिया कि महत्वपूर्ण जो राजवंश है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस समय का क्या था और रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से 5 नंबर से बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जा रहा। इसके बाद में 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख घटनाक्रम है। यहाँ पे पीसेंट और ट्राइबल दोनों मूवमेंट यहाँ पे रखे गए हैं। राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। अब बात करते हैं, हर एग्जाम के अंदर जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहा है, पीसेंट और ट्राइबल मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। बिल्कुल, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। यहाँ पे छोटा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन तो निकलता नहीं, तो साफ दिख रहा है कि अगर मिक्स करके इनको बनाता है तो 5 नंबर तक जा सकता है। इससे ज़्यादा दौड़ की अपन लगभग संभावनाएं कम लगाते हैं। उसके बाद में इंटीग्रेशन है राजस्थान का एकीकरण, तो उस पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार 5 तक पहुँच जाता है, कई बार 10 तक भी पहुँच जाता है, पर 10 की संभावनाएं अपन कम मान के चलें। उसके बाद में आर्ट और कल्चर की बात करें, प्रदर्शन, ललित कलाएं, हस्तशिल्प है, वास्तुशिल्प है, मेले, पर्व
लोक संगीत है, लोक नृत्य है, इन पे अक्सर छोटे क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं और ये प्रीलिम्स के समय अच्छे से जो भी लर्नर्स हैं वो तैयार कर चुके होते हैं। थोड़ा सा और इसके मेंस के हिसाब से कुछ मटेरियल उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद में राजस्थान का साहित्य, कृतियाँ, वैसे देखा जाए तो खूब अथाह है, पर जो भी बेसिक चीज़ें हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, या किसी कृति को अभी लाइमलाइट रही हो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। राजस्थान की बोलियां हैं तो इस पर 5 नंबर तक का क्वेश्चन भी पूछा गया है। लोक देवता है, महत्वपूर्ण विभूतियाँ हैं, संत हैं, इन पे भी छोटे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि लोक देवता या संत पे अपने से 10 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फिर ये पार्ट काफ़ी हद तक रह जाता है, तो ये जजमेंट धीरे धीरे लग जाता है। अच्छा सर, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति की। हिस्ट्री डाल रखी है और मैं देखना शुरू करता हूँ तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं डाली हैं, प्रदर्शन कलाएं डाली हैं और वास्तु परंपरा और साहित्य डाले हैं। जी जी, तो ये मतलब इसके अंदर केवल यही हमें देखना है, उसके अलावा तो हमें कुछ देखना नहीं है। बिल्कुल कि भाई मैं इनकी अर्थव्यवस्था देखने लगूं। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इनका वास्तुकला है, साहित्य है, ललित कला है, बस इसी पे फोकस रखना है। जो कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन। बिल्कुल। और उसके बाद में देखते हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से मैं देखता शुरू करता हूँ। अगर 19वीं शताब्दी प्रारंभ आ जाती है तो एक आधुनिक मूवमेंट शुरू हो जाता है 1857 के बाद से यहाँ पे, और 1965 ईस्वी तक यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात की भी बात कर रहा है। और उसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्ति और मुद्दे, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंदर कौन कौन से चरण में आए, आपके योगदानकर्ता कौन कौन थे। तो इसके लिए सर कोई एक आप बुक बता पाएंगे कि क्वेश्चंस यहाँ से कैसे निकल सकते हैं और बुक जो हो वो कौन सी इसके लिए प्रेफर करी जाए। देखिए सर, एक तो जैसे सिलेबस को आपने टू द पॉइंट एनालिसिस किया है तो ये तो अपने एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आप वास्तव में नाम टाइटल दिया इंडियन हिस्ट्री और कल्चर। हिस्ट्री कम देखने को मिल रही है, कल्चर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और तो रही बात अपन पुस्तक की कि किस बुक को अपन ज़्यादा रेफ़र करें या किस बुक पे ज़्यादा अपने को फोकस करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेसिक बुक से उठानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्योंकि मॉडर्न से रिलेटेड मसला है, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी से स्टार्ट कर रहा है, तकरीबन अपने पास 165 ईयर्स का तो ये मसला है, यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा। बेसिक चीज़ ये है कि नेशनल मूवमेंट्स पे तो लगभग अपन बात जब नेशनल मूवमेंट्स की करते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में इसको देखते हैं तो या तो स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं या विपिन चंद्रा की पुस्तकें जो उसके बाद सर एक पोर्शन दिखाई दे रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो कि केवल मेंस में, प्रीलिम्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखनी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है प्रीलिम्स में, मेंस में आएगा। तो मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री का सर जैसे आपने मेंस दिए हैं तो वेटेज जो है वो कितना रहता है, छोटा क्वेश्चन रहता है या बड़ा क्वेश्चन रहता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करें। देखिए हिस्ट्री के तीनों पार्ट रखे गए हैं, राजस्थान, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री। राजस्थान का एग्जाम है तो ऑफ कोर्स ज़्यादा वेटेज राजस्थान को मिलेगा, फिर इंडिया का नंबर आएगा, फिर वर्ल्ड का। मोस्टली अभी तक का कर ये कहना भी एक अपने आप में संशय भरी बात है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को कम वेटेज दिया जाएगा। अपन आज ही कुछ क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि पेपर सेटर के माइंड पे डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स। फिर भी एक कयास लगाते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है इसमें से अभी तक जो, क्योंकि ये 2 सिलेबस से एज इट इज़ लगभग रखा, थोड़ा सा संशोधन किया गया था 18 में, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 2016 में ज़्यादा था, कम किया। लगभग बड़ा क्वेश्चन यहाँ से या तो 5 नंबर में उठता है या 10 नंबर तक भी क्वेश्चन उठा है। तो अपने को ये पार्ट क्योंकि सिलेबस कम है, वेटेज 15 से 20, कई बार 15 से 20 नंबर तक इसका पहुँच जाता है, तो इस पर फोकस करना चाहिए। और लगभग कम मेहनत में, क्योंकि टेनेंसा है, धर्म सुधार है ना, प्रबोधन, औद्योगिक क्रांतियाँ, तो इस पर लगभग क्वेश्चन फिक्स से ही तय हो जाते हैं, तो उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ओके, तो अब सर एक ये जो पोर्शन आ रहा है, मतलब ये काफी डराने वाला पोर्शन रहता है अपने आरएस की तैयारी करने वालों को। इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल, भारतीय अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के अंदर बैंकिंग वगैरह पूरा आपका आ रहा है, उसके अंदर कृषि, उद्योग, सेवा, इनकी वर्तमान स्थिति, मुद्दे, यानी कि करंट भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इनका, ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल देख के आपका काम बन जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इसने डाल दी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी इसने डाल दी। लर्नर्स को दिक्कत आती है राजस्थान अर्थव्यवस्था के सर टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, क्या मैं राजस्थान का आर्थिक सर्वे पढ़ूं, क्या आर्थिक सर्वे से कुछ क्वेश्चंस निकल सकते हैं क्या, या कोई नोट्स या बुक्स, तो इसके बारे में आप गाइड कीजिए कि ये कहाँ से तैयार करें।
देखिए सर, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें तीनों ही पार्ट, जैसे हिस्ट्री है वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर रखा गया है। बिल्कुल। जी देखिए सर, इकोनॉमिक्स के तीनों पार्ट इसमें रखे गए हैं। इंडियन इकोनॉमी भी है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी है, और राजस्थान की इकोनॉमी भी इसमें रखी गई है। अर्थव्यवस्था का जैसे आपने पहले कहा कि एक डरावना सा पार्ट होता है, क्योंकि जब तक इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट अपने नहीं समझ में आते, तब तक इसमें एक इंटरेस्ट जो पढ़ते टाइम डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी बेसिक सेक्टर सारे के सारे इसमें रखे गए हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो ये आप बेसिक किताबों में से जो भी राजस्थान बोर्ड की या एनसीईआरटी की पुस्तकें वहाँ मिल जाएंगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मुद्रा आपूर्ति है, उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा की अवधारणा है, केंद्रीय बैंक है, वाणिज्य बैंकों की भूमिका, कार्यप्रणाली, अनर्जक परिसंपत्तियाँ, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति की अवधारणा, उद्देश्य और साधन। तो कुछ ये टॉपिक देख के ऐसा लगता है कि जब तक आपको कोई स्पेशल ऐड, अगर आपके पहले से इकोनॉमी सब्जेक्ट रहा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना 10th तक के बच्चे सामान्यतः या 12th तक के सिलेबस में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। थोड़ा सा स्पेशल ये टॉपिक्स आपको कहीं से भी अपने जो भी आपके अच्छे मार्गदर्शक हैं उनसे क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक मार्किंग के हिसाब से एक अच्छा एरिया होता है जिसमें मार्किंग बहुत अच्छी होती है। कुछ चीज़ें इसमें करंट की हैं। देखिए, लोकवित्त की बात कर रहा है, कर सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, तो जो अभी काफ़ी लंबे टाइम से इन सुधारों की बात चल रही थी, कुछ एडोप्ट भी किए गए हैं। परिधान है, नगद हस्तांतरण की जो व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं, या अभी कंटेम्प्रेरी बात करें तो वर्तमान राजकोषीय नीति क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, आप करंट से इनको इंटर रिलेट करोगे तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पुस्तक से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ आपको प्रतियोगिता दर्पण के जो स्पेशल एडिशंस हैं उनको भी आप टच कर सकते हो। ओके, और जैसे सर अपने राजस्थान अर्थव्यवस्था का है पोर्शन, तो इसके लिए आप बताइए ये कहाँ से देखा जाए। देखिए, राजस्थान अर्थव्यवस्था की बात करते हैं अपन, तो सारे के सारे टॉपिक इसमें बेसिक टॉपिक रखे गए हैं। हाँ, कृषि, बागवानी, डेयरी और कृषि, पशुपालन। हाँ, और अमूमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समसामयिक क्वेश्चन से इंटर रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो इसमें राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है या और कोई जो करंट की पुस्तक है या सूजस वगैरह आपको कहीं से मिल जाता है, तो काफ़ी हेल्पिंग आपके लिए। राजस्थान की योजनाएं वगैरह स्पेशली मैं उन पे ध्यान दूं तो मतलब बिल्कुल सूजस वगैरह बिल्कुल वहां से अच्छा खासे निकलते हैं। अब सर जो ये थर्ड जो यूनिट आ रही है पेपर फर्स्ट की, ये समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और आपका अंकेक्षण, अकाउंट्स वगैरह। समाजशास्त्र की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास। तो विचारों का विकास, इसमें लोग सोचते हैं कि थिंकर्स पढ़ने चाहिए हमें आपके समाजशास्त्र के। तो सर इसमें बताइए, थिंकर्स क्या पढ़े जाने चाहिए, क्या थिंकर्स से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इस सोशल वाले, सोशियोलॉजी वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा निकल सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यूनिट थर्ड है, उसमें 3-4 चीज़ें रखी गई हैं। समाजशास्त्र है, प्रबंधन है, लेखांकन है और अंकेक्षण है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अपने एक तरह से कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। सोशियोलॉजी अपने आप में एक अलग विषय है। आपका क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, तो इसमें थिंकर्स से स्टार्ट करें कि कहाँ से समाजशास्त्र का विकास होता है, इस पर कभी कुछ नहीं। इसमें बिल्कुल इसने देखिए सिलेबस के अंदर पॉइंट्स जो है बिल्कुल आपका एरिया तय कर दिया गया है कि आपको कहाँ पर कितनी मेहनत करनी है। स्पष्ट है, सामाजिक मूल्य, जाति वर्ग है, व्यवसाय है, संस्कृतिकरण है, वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, संस्कार व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, जो भी टॉपिक्स दिए गए बिल्कुल हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के जनजातीय समुदाय में भी ये नहीं कि सारे के सारे आपको जनजातीय समुदाय पढ़ने हैं, यहाँ फिक्स कर दिया, इसने तय कर दिया कि भील, मीणा और ग्रासिया। रही बात क्वेश्चंस की, तो देखिए लगभग सोशियोलॉजी का जो पार्ट है इसके साथ यूनिट थर्ड में 4 पार्ट जोड़े गए हैं। तो आप वेटेज टोटल के हिसाब से देखें तो बड़ा क्वेश्चन की संभावनाएं तो लगभग कम रहती हैं, परंतु फिर भी जनजातीय समुदाय यहाँ पर रखे हुए सामाजिक समस्याएं हैं, तो हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अपने को देखने को मिल जाए। ओके, तो समाजशास्त्र के लिए सर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ जो अपने सोशियोलॉजी की 11th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, काफ़ी बेहतरीन है, वो काफ़ी उसमें ये चीज़ें बता रही है। 11th और 12th, हाँ 11th और 12th की अपने, बिल्कुल। तो नेक्स्ट उसके बाद देखना शुरू करते हैं तो प्रबंधन दिखाई दे रहा है, जैसे हमें समाजशास्त्र बिल्कुल बिल्कुल।
प्रबंधन दिखाई दे रहा है, तो ये मैनेजमेंट वाला पूरा पोर्शन आ गया। तो मैनेजमेंट के लिए जैसे योजना और उसके बाद आयोजन, स्टाफ निर्देशन वगैरह, इसके लिए कहाँ से देखा जाए? देखिए, ये जो पहला इसमें प्रबंधन का है, लगभग पूरा का पूरा जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं, क्षेत्र है, अवधारणा है, प्रबंधन के कार्य, योजना, आयोजना, स्टाफ निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, निर्णय लेना, अवधारणा, प्रक्रिया और टेक्निक, ये सारा का सारा पबएड का विषय वस्तु है। तो आपको पबएड में जाना पड़ेगा। यहाँ पर विपणन की आधुनिक अवधारणा, ये मार्केटिंग से रिलेटेड, विपणन मिश्रण, उत्पाद, मूल्य, स्थान, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको, इसके अलावा धन के अधिकतम की अवधारणा है, उद्देश्य हैं, वित्त के शॉर्ट लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के, पूंजी की स्ट्रक्चर की बात करें, पूंजी की लागत की बात करें, यहाँ तक के जो टॉपिक हैं ये कॉमर्स से रिलेटेड हैं। तो आपको कॉमर्स के 11th और 12th की पुस्तकें काफ़ी सफिशिएंट है इसके लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, व्यवसायिक संगठन करके एक विषय चलता है कॉमर्स के अंदर। सिलेबस सर अगर मैं देखता हूँ तो एक मतलब ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो 13-14 डाल दिए गए बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए। बट अगर इनको हम देखते हैं तो इतना ज्यादा डीप में नहीं पहुंच रहा है किसी भी जगह पे मेंस में अपने जो एक कॉमन चीजों की यहाँ पे बात बिल्कुल, यहाँ पे बेसिक चीजें सारी की सारी सिलेबस में उठाई गई हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद में अपने को अकाउंट्स के बाद में नेक्स्ट अकाउंट्स के साथ ऑडिटिंग को डाला गया, ऑडिटिंग को डाला गया, स्ट्रक्चर अपने को देखना पड़ेगा। पेपर सेकंड देखना शुरू करते हैं और इसमें वो है सबसे पहले एथिक्स। तो एथिक्स जब से मतलब आया है, लोगों ने कहा रास्ते में यार एथिक्स पूछेगा, एथिक्स में पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेगा, नीति शास्त्र में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। नीति शास्त्र को एक बार से थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइएगा। देखिए सर, एक तो मैं ये कहूँगा कि एथिक्स नहीं है यहाँ पे, प्रशासकीय एथिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नीति शास्त्र तो अपने आप में एक विषय है। तो अपने को जो ये एरिया रहेगा, ये प्रशासकीय क्षेत्र में जो एथिक्स होनी चाहिए, एक प्रशासक में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो वैल्यूज की बात करते हैं, इसका टारगेट यही है कि वो वैल्यूज एक प्रशासक के अंदर होनी चाहिए। नीति शास्त्र व मानवीय मूल्यों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे महापुरुष, समाज सुधारक, प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा, यानी 3 चीजें रख दी। जो भी अपने महापुरुष हुए हैं, जो भी समाज सुधारक हुए हैं और अच्छे जो प्रशासक हुए हैं, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए जो हमारे लिए एक अच्छे समाज के स्ट्रक्चर के निर्माण में अच्छे साबित होंगे। परिवार है, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों के पोषण में, यानी उनको इंक्रीज करने में क्या योगदान हो सकता है। तो अपने को पता है कि बच्चे की परवरिश परिवार से स्टार्ट होती है, उसके बाद में लॉन्ग टर्म शैक्षणिक संस्थाओं के बाद में आगे तो चलती रहती है। बिल्कुल। नैतिक संपत्ति की बात कर रहा है, रित है, ऋण है, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ और सद्गुण की। तो ये एक अपने आप में जनरल टॉपिक है। रित क्या होते हैं, ऋण क्या होते हैं, तो बेसिक वो छोटे छोटे टॉपिक्स है। कर्तव्य की अवधारणा की, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, ड्यूटीज़ में कुछ छोटे मोटे थिंकर्स हैं, उन्होंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। जो बेसिकली हमें ड्यूटीज़ के वास्तविकता को हम भी समझ पाएँ और उसको अपने आचरण में उतार सकें। शुभ और सद्गुण, अच्छे वर्चूज क्या होने चाहिए, गुड क्या है, तो वो चीज़ें हैं। निजी और सार्वजनिक संबंधों में इथिक्स की क्या भूमिका, ये एक अच्छा टॉपिक है। और आजकल इस पे सब कुछ पूरा प्रशासन इसी पे घूमता है। प्रशासकों का आचरण, मूल्यों और राजनीतिक अभिवृत्ति, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या होना चाहिए, सही है क्या। कई बार एक क्वेश्चन बड़ा रहता है कि वास्तव में क्या किया जाए, तो ये एक दोहरा मापदंड न हो, एक पहले से आइडियोलॉजी बन जाए। भगवत गीता का नीति शास्त्र है, प्रशासन में इसकी भूमिका है। तो बेसिकली जो गीता का जो सार है, कुछ चीज़ें ड्यूटीज पे बोली गई हैं। आदमी जब कर्तव्य विमूढ़ होने लग जाता है, तब कौन सी चीज़ें उसको अंदर से मोटिवेट करती हैं पॉजिटिव, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ओके। उसके बाद में सर गांधी का नीति शास्त्र, बिल्कुल। तो गांधी जी की भी सत्य अहिंसा की जो अवधारणा है, सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है, अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर काफी यहाँ पे अपने को। अच्छा सर, इसमें दिखाई दे रहा है उपरोक्त विषयों पर आधारित केस अध्ययन, यानी कि केस स्टडी की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो केस स्टडी पे क्या कोई मेंस में क्वेश्चन आए हैं अपने और आए हैं, तो मतलब ये केस स्टडी वगैरह ये चीजें कहाँ से हम तैयार कर सकते हैं? देखिए, केस स्टडी अभी तक आरएस में ये टॉपिक यूपीएससी में हुआ करता था, केस स्टडी का, तो उस पैटर्न पे तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जनरल कोई भी आपको कंडीशन दे देगा, उस पर आपके व्यूज पूछ लिए जाते हैं, आपके पर्सनली आपके व्यूज पूछे जाएंगे। या ये पूछ लिया जाता है कि एक आइडियल व्यू क्या होना चाहिए। मोस्टली केस स्टडी में पर्सनल व्यू ही पूछे जाते हैं। ओके। उसके बाद में सर साइंस टैग की बात करते हैं। बिल्कुल। तो साइंस टैग इसने राजस्थान का भी डाला है और पूरा साइंस में देख सकता हूँ एनसीईआरटी वगैरह का वो भी डाला हुआ है। बिल्कुल। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सामान्य विज्ञान और
तकनीकी, दो चीज़ें डाली। एक तो सामान्य विज्ञान है, एक टेक्नोलॉजी भी है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक देखा जाए तो अब तो कम कर दी 16 की, और पिछले अगर जो मेंस के सिलेबस देखें तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, सामान्य विज्ञान आप 6 से लेके अगर 12वीं तक की पुस्तकें साइंस की पढ़ लेते हो तो बहुत सारे आपके सिलेबस के बिंदु आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है तो ये आपको मोस्टली नहीं मिलेगी। भारत में नैनो मिशन है तो इसमें करंट से भी इंटर रिलेट करना पड़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। कम्युनिकेशन की बात करें, दूरसंचार की, तो इसमें भी दूरसंचार नीति है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार के क्या क्या यूजेज हुए हैं, एप्लीकेशंस की बात कर रहा है, उद्योग के रूप में बात कर रहा है, यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात, ट्राई की बात कर रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने को स्पेशली एनसीईआरटी की पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, अलग से अपने को टच करना पड़ेगा। और बाकी ये जो दे रखा है, सूचना तकनीकी से मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है। और एक ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, संचार व्यवस्था है, कंप्यूटर के आधारभूत तत्व है, प्रशासन में सूचना तकनीकी, ई गवर्नेंस, काफ़ी लंबे टाइम से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, 2010 के आसपास आया था। ई वाणिज्य, ई कॉमर्स, जो काफ़ी हद तक अब अपने वाइड एरिया अपना डेवलप कर चुका है, तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं और पता भी होना चाहिए। इसके अलावा डिफेंस का एक टॉपिक डाला हुआ है, इसमें मिसाइल्स के टाइप, केमिकल और जैविक बायोलॉजिकल वेपन्स की बात कर रहा है, डीआरडीओ की विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका। स्पेशली यहाँ लिख दिया कि हथियार के अतिरिक्त यानी सोशल और सिविल जो यूजेज हैं, सिविल एरियाज हैं, उनमें डीआरडीओ ने जो अब तक काम किए हैं मानव जीवन को आसान बनाने में, इजी बनाने में, तो वो कौन कौन सी एरियाज हैं। इसके अलावा द्रव्य की अवस्थाएं हैं, तो ये बेसिकली आपको मिल जाएंगी छोटी पुस्तकों, बेसिक साइंस है, साबुन अपमार्जक बेसिक साइंस है। तो और आगे बढ़ाइए इसको, बाकी बहुलक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ बात करते हैं मानव का पाचन, श्वसन, परिसंचरण, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको 6 से 10th की राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में इजीली आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भोजन और मानव स्वास्थ्य, तो इसमें संतुलित भोजन है, असंतुलित भोजन है, कुपोषण, मादक पदार्थ वगैरह सामान्य टॉपिक है। रक्त समूह है, रोग क्षमता, रोधक क्षमता या प्रतिजन और प्रतिरक्षी, तो ब्लड को अपन पढ़ते हैं तो वो जनरल चीज़ें, रक्तदान है, एक बार पूछा भी था कि रक्तदान का प्रोसेस से पूर्व कौन सी जांचें करवाए जाए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। टीकाकरण है, कौन से टीके किस समय किस एज ग्रुप में लगने चाहिए, ये सामान्य जानकारी, अपन को स्पेशलाइजेशन नहीं करना होता, सामान्य जानकारी यहाँ पे। मानव रोग, संचरणीय असंचरणीय रोग, तीव्र या चिरकालिक, तो ये जनरल टॉपिक हैं, आपको मिल जाएंगे इजीली। इसके अलावा थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल हाँ, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उनका योगदान, तो बेसिक जिन जिन साइंटिस्टों का योगदान रहा है तो एरिया ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। काफ़ी हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका अच्छा योगदान रहा है तो वो तैयार करने हैं। पारिस्थितिक तंत्र संरचना और कार्य, तो ये इकोलॉजी का टॉपिक आ गया, आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होता है। वातावरण, इसके अंदर संगठक पूछ लिया, मूलभूत पोषण चक्र, तो स्पेशली बता दिया कि नाइट्रोजन, कार्बन और जल चक्र, ये तीनों अपने को साइकिल्स पढ़ने होते हैं। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ये तो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नए नए जो भी चेंजेज हुए हैं इसके अंदर तो वो अपने को बात करनी है। नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, समय के साथ बहुत सारे सोर्सेज और नए डेवलप हुए हैं, तो उन पे अपन सारी की सारी बातें यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। राजस्थान के वातावरण प्रदूषण जो कि सारे सामान्य टॉपिक हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में जैव विविधता और उसका संरक्षण, तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी राजस्थान के लिए अपने आप में वैसे ही, क्योंकि यहाँ का ड्राई क्लाइमेट है तो काफ़ी। तो ये सर राजस्थान का जैसे अगर मेरे को देखना हो तो या एनवायरनमेंट के टॉपिक या साइंस के टॉपिक, तो ये सारे कहाँ से, कोई सोर्स न्यूज़पेपर देखूं या फिर कोई कहीं से बुक्स वगैरह जो अवेलेबल होती हैं अपने मार्केट के अंदर मेंस के लिए, वो देखी जा सकती हैं? वो देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो एक जो आरएस के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो बेसिकली देखते ही हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा अगर छोटी मोटी आपको कोई भी पुस्तक अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखी हुई मिल जाए, जिसकी राइटिंग स्किल्स आपको ठीक लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, तो कोई भी मार्केट से आप पुस्तक एडिशनल भी खरीद सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी। उसके बाद सर ज्योग्राफी दिखाई दे रही है,
तो बिल्कुल वो आप ही का विषय है। तो ज्योग्राफी के अंदर मैं बताता हूँ, जैसे अपने को दे रखा है इसमें भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, झील और हिमनद। तो इसके अंदर छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि आप नवीन पर्वतों के नाम बताइए, या पूछ सकता है कि आप ज्वालामुखी पर्वतों के नाम बताइए या अवशिष्ट पर्वतों के नाम बताइए। बड़े क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे आपका पर्वत निर्माण के कालक्रमों की बात करूं, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर बिल्कुल सही क्लियर हो जाता है आपको। अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पे देखते हैं तो ये सारी चीजें उसी के साथ आपके पढ़ ली जाएंगी। देन भूकंप और ज्वालामुखी के प्रकार, तो ये मैं पढ़ सकता हूँ इसके साथ में। उसके बाद में देख सकते हैं इसका वितरण और प्रभाव। बाकी इंडियन ज्योग्राफी लगभग मेरे को प्रीलिम्स का सा सिलेबस दिखाई दे रहा है, और मेंस के अंदर भी इसके अंदर कुछ छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन की बात करें तो घनत्व की बात कर सकता है कि सर्वाधिक घनत्व वाले 4 राज्य बताइए, न्यूनतम घनत्व वाले बताइए। शिक्षा, और मैं बोल सकता हूँ जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर कुछ बड़ा क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। अक्सर जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो भूआकृतिक प्रदेश के अंदर से या मॉनसून के अंदर से 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखे हैं मॉनसून सिस्टम में से आपके। देन सर उसके बाद में आगे देखना शुरू करते हैं तो राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि ज्योग्राफी अगर आपको देखनी है तो आप या तो 11th-12th की आप एनसीईआरटी देख लीजिए, जो टॉपिक है मेंस के वही देखने हैं आपको। और नहीं तो आपको मार्केट में कोई भी आपको बुक मिल जाए जो केवल मेंस के सिलेबस को टच करती है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं आपका माजिद हुसैन पढ़ूं या फिर कोई बहुत बड़े राइटर की बुक पढ़ूं, सर नहीं पढ़नी है आपको। जो इंडियन ज्योग्राफी के आपके लिमिटेड टॉपिक हैं वो आप उठा सकते हैं किसी भी छोटी सी बुक से या एनसीईआरटी से। उसके बाद राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के लिए आप हरिमोहन सक्सेना बेस्ट बुक है, शर्मा एंड शर्मा, कोई सी भी बुक राजस्थान की आप ऑथेंटिक देख सकते हैं और अपने टॉपिक यहाँ से देख सकते हैं। आगे सर यहाँ पे सिलेबस को आगे नेक्स्ट देखना शुरू करते हैं तो पेपर 3 आ जाता है अपना, और यहाँ पे बात करते हैं अब संविधान की। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले, इसके बारे में सर आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए टॉपिक है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। 3rd पेपर स्टार्ट हो जाता है। इसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले, तीनों चीज़ें रख दी गई हैं। टू द पॉइंट अपन बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। भारतीय संविधान, इसके निर्माण, विशेषताएं, संशोधन जो भी हैं, और मूल ढांचा क्या चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो ये अपने को तैयार करने हैं। निर्माण का प्रोसेस क्या रहा है, कितने दिन में बना, तो सामान्य चीज़ें हैं। इसके अलावा वैचारिक सत्व की बात कर लेते हैं। उद्देशिका अक्सर क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। चारों टॉपिक जो है अपने आप में अच्छे टॉपिक हैं, बेस्ट टॉपिक है, तो ये अपने को तैयार करने, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन देखने को मिलता है। 3rd बात कर रहा है कि संस्थात्मक ढांचा, तो संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट, उसके बाद में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद, यानी पूरा ढांचा जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम का है वो इसने सिलेबस में रखा है, तो अपने को सारा तैयार करना पड़ेगा एरिया। 2nd पार्ट में दिया है संवाद, केंद्र और राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता। तो बेसिकली संवाद एक अपने आप में डायनेमिक टॉपिक हो जाता है, तो इसको अपने को अच्छे से तैयार करना। संवाद पे क्वेश्चन पूछता भी है। एक ये नया कॉन्सेप्ट, केंद्र और राज्य के जो संबंध समय के साथ साथ बदले हैं, तो उन पे भी अपने को फोकस करना है। किस चीज़ में केंद्र आगे रहता है, किस चीज़ में राज्य की पोजीशन केंद्र से भी ज़्यादा हेवी देखने को मिलती है या कहीं पे वीक भी देखने को मिलती है, तो वो अपने को तैयार करना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों सिलेबस में डाल रखे हैं। इसमें भी स्पेशली न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता दे दिया, तो लगभग छोटे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। 3rd पार्ट है कि बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, आपके संघ लोक सेवा आयोग है, नीति आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है और मानव अधिकार आयोग है। तो फिक्स टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई एडिशनल किसी भी बुक से आप उठा सकते हैं। तो सर इसके लिए जैसे लाइक लक्ष्मीकांत देख लेते हैं, तो लक्ष्मीकांत काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा जैसे कोई लर्नर है जिसने आज तक संविधान जो है या पॉलिटी जो है पढ़ी नहीं है, उसको ये नहीं पता संवाद का मतलब क्या होता है, तो बेसिक के लिए क्या करे लर्नर, आपका कहाँ से तैयार करे संवाद का मतलब, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं। देखिए सर, मैं फिर रिपीट करूंगा इसी बात को कि बेसिक के लिए तो अपने को एलिमेंट्री पुस्तकें जो अपन 6 से 12 की बात करते हैं पढ़नी पड़ेंगी। या तो आप किसी विशेष आपके मित्र मंडली से या किसी मार्गदर्शक से अपने टॉपिक्स क्लियर कीजिए, या फिर आप
सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी देते हैं तो फिर आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है सर राजस्थान की, मैं बोलता हूँ इसके अंदर आईआर के भी कुछ टॉपिक डाले हुए हैं, और बिल्कुल। आईआर के क्वेश्चन जो हैं वो प्रीलिम्स में कैसे बन सकते हैं, सॉरी मेंस में कैसे बन सकते हैं, और उसके अलावा कुछ राजस्थान की राज्य मैं बोल सकता हूँ राजस्थान की भी इसने बात कर ली है आपकी पॉलिटी की। तो बिल्कुल ये राजस्थान पॉलिटी जो है ये मटेरियल जो है लर्नर्स को मिल नहीं पाता है, और आईआर जो है ये किस तरीके से तैयार करा जाए, इसके बारे में सर बताइए। बिल्कुल। देखिए राजस्थान पॉलिटी की बात करते हैं तो स्पेसिफाई मैं बात करूं 6 से लेके और 12 तक की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं वहाँ सफिशिएंट रखा हुआ है। पॉलिटिकल प्रणाली दिया है इसने राजस्थान की जनान की, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, हाँ ये एक टॉपिक है जो आपको लगभग नहीं देखने को मिलता। पंचायती राज मिल जाएगा आपको, नगरीय शासन संस्थाएं ये भी मिल जाएगा। तो कुछ टॉपिक जो आपको नहीं मिल पा रहे तो मार्केट के अंदर जो भी आपको गाइड अच्छी लगे वो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। फिर इसके बाद में कोल्ड वार के बाद की उदयमान विश्व व्यवस्था की बात कर रहा है, अमेरिका के वर्चस्व की बात, इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और पर्यावरणीय मुद्दे। तो ये सारे के सारे, इसमें एक दो टॉपिक को हटा दीजिए, बाकी की सारे के सारे समसामयिकी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको प्रतियोगिता दर्पण वगैरह या जो भी आप इंटरनेट वगैरह के माध्यम से उन टॉपिकों को तैयार करके बेसिक और उनके साथ करंट को ऐड करेंगे। ओके तो सर इसके बाद में नेक्स्ट जो पेपर देखते हैं हम इसी सेशन के अंदर पब्लिक एड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। और पब्लिक एड जो है इसके अंदर लोक प्रशासन में इसने राजस्थान का भी मेंशन करा हुआ है। जैसे राजस्थान के अंदर प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक संस्कृति, राज्यपाल, और मेंस में मैंने देखा है यहाँ से क्वेश्चन 5-5 नंबर के जो हम जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं ये वो पेपर है जहाँ से 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कम निकल रहे हैं, और सिलेबस का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का ही हमें दिखाई दे रहा है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। देखिए सर, जब पब्लिक एड की, राजस्थान पब्लिक एड की बात कर रहे हैं, बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपन राजस्थान के प्रिफरेंस में पढ़ना पड़ेगा, उसी रेफरेंस में बात करेंगे। कुछ चीज़ें तो आपको वही है, मैं फिर कहूँगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिलाधीश है, एसपी की भूमिका है, उपखंड और तहसील प्रशासन, तो जिस वे में आरएस के वे में चाहिए वो मटेरियल नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आप मार्केट से कोई भी पुस्तक खरीद सकते हो। हाँ, इन पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बाकी जो सामान्य टॉपिक है, मानवाधिकार आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, लोकायुक्त वगैरह, ये आपको टॉपिक कहीं भी मिल जाएंगे। तो और इनमें तैयार भी अच्छे से करना चाहिए। जैसे ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछता ही है। ओके इस थर्ड यूनिट की बात करते हैं सर, जिसमें योगा दिखाई दे रहा है मेरे को, खेल, और शायद आप और मैं इस पे बात भी कर रहे थे, आप कहते हैं कि एक ऐसा पोर्शन है कि जहाँ पे नंबर आप लूट सकते हो, अच्छे खासे नंबर लूट सकते हो। इसके बारे में सर बताइए, खेल नीति, और थोड़ा सा क्वेश्चन भी बताइए कि किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस निकलते हैं, निकले हैं। बिल्कुल। देखिए यूनिट थर्ड में खेल, योग, व्यवहार और विधि, ये 4 चीज़ें रखें। खेल और योग को अपन एक टॉपिक मान सकते हैं, व्यवहार और विधि 2 अलग अलग विषय देखने को मिलेंगे। देखिए भारत में खेलों की नीतियाँ, राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर रहा है। सकारात्मक जीवन पद्धति में योग का क्या योगदान है, और अब तो बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाने लगा। भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी, प्राथमिक उपचार खेलों के क्या होने चाहिए, और खिलाड़ियों की ओलंपिक में भागीदारी और पैरा ओलंपिक खेल। देखिए सब कुछ पहले से अपन बात कर रहे थे कि आपको वो ओपन जंगल में तो छोड़ा नहीं जा रहा है बिल्कुल। कि आप स्वयं इस बात से डरे हुए रहो कि पता नहीं सामने हो सकता है कि आपको किसी शेर का भी सामना करना पड़ जाए। पहले से तय है जिस अभ्यारण्य में आपको छोड़ा जा रहा है कि वहाँ कौन कौन से आपको जीव मिलने वाले हैं और किन से आपका मुकाबला या सामना आपको करना है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, एक एरिया तय कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। करंट से जुड़ा हुआ कुछ पोर्शंस हैं, कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो आप किसी भी पुस्तक से या नेट से इनको अच्छा सर, कंटेंट तैयार इसको कर अगर मैं देख रहा हूँ तो भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी, इस पे 10 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं बन सकता कि भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के बारे में बताइए जी। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे बन क्वेश्चनों की सकते हैं संभावना है। आपके, जैसे प्राथमिक खेलों में प्राथमिक उपचार 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, और जनरली ये जो चीजें हम बता भी सकते हैं, बेसिक चीजें हैं जो जी। नेक्स्ट सर उसके बाद में आगे आते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। तो ये कुछ मेरे को साइकोलॉजी वाला सा लगता है कि पोर्शन आपका, बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम वगैरह। तो ये साइकोलॉजी वे में पढ़े या इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरएस में, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है? देखिए ये जो टॉपिक है व्यवहार का, इसमें साइकोलॉजिकल वे तो आप कह सकते हो, क्योंकि जो टॉपिक रखे गए हैं संज्ञात्मक बुद्धि है, कॉन्जुगेटिव
इसकी बात करा सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर के विविध बुद्धि सिद्धांत। तो जो ये सब पूछते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड तो कर ही नहीं सकते। तो इसकी साइकोलॉजी की कोई भी बुक खरीद के जो भी कंटेंट अच्छा लगे तो ये टॉपिक तैयार किए जा सकते हैं। पर्सनैलिटी की बात करा, इसमें कुछ मॉडल्स की बात करेंगे, मनो विश्लेषण सिद्धांत क्या है, पर्सनैलिटी के शील गुण क्या चीज़ हैं, उसमें प्रकार क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, व्यक्तित्व के निर्धारण में कौन कौन से कारक इम्पोर्टेंट योगदान दे रहे हैं, और व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को मापने के कौन कौन से मेथड। तो लगभग तय सा मामला है। अधिगम और अभिप्रेरणा, लर्निंग का क्या प्रोसेस होना चाहिए, मोटिवेशन, तो इसमें फिक्स कर दिया अधिगम की शैलियाँ क्या हैं, स्मृति के मॉडल, विस्मृति के कारण क्या है, अभिप्रेरणा के वर्गीकरण, प्रकार, कार्य, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और अभिप्रेरणा के मापन। एक अच्छा टॉपिक लास्ट में दिया, जीवन की चुनौतियों का सामना करना। तो इसमें दिया तनाव, स्ट्रेस, आजकल सबसे प्रशासकों की सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस है। तो उसका नेचर क्या हो सकता है, कौन कौन से नेचर के स्ट्रेस हो सकते हैं, प्रकार, कारण, लक्षण, प्रभाव, प्रबंधन कैसे किया जाए, टेंशन को मैनेज कैसे किया जाए। और दूसरी एक बात ये कि सकारात्मक स्वास्थ्य के प्रोत्साहन में कौन कौन सी चीज़ों का अपना योगदान। तो ये टॉपिक मैं जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर आपका कोई स्वयं का न तो कोई लैंग्वेज का मामला रहेगा न कुछ और रहेगा, तो इन टॉपिक्स को आप इजीली बार बार रिमाइंड करोगे तो अच्छे से तैयार कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट सर उसके बाद में मेरे को लॉ दिखाई दे रहा है, विधि, और विधि का अगर मैं सिलेबस देखता हूँ तो मेरे को फिर वापस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बड़े क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, साइबर क्राइम वगैरह। तो ये इसके बारे में नोट्स वगैरह कहाँ से देखें, या बुक कोई हो या? देखिए सर, पहला ही दिया इसने विधि की अवधारणा, स्वामित्व, कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार और कर्तव्य। दूसरा टॉपिक इसने उठाया है वर्तमान विधिक मुद्दे, सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, साइबर अपराध सहित। तो इसमें लिखा है अवधारणा क्या है, उद्देश्य क्या है और प्रत्याशाएं क्या है। बौद्धिक संपदा अधिकार, स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा, जो भी एक्ट है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। यानी इस पूरे सिलेबस को देखते हैं तो आपको एक चीज़ इजीली आप फील कर लोगे कि यहाँ भी पिछला जो पार्ट था उसकी तरफ बिल्कुल तय कर दिया गया है कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करने वाले। तो कुछ चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड करनी है। अब जो भी एक्ट हैं उनमें जो भी प्रोविजंस किए गए हैं वो आपको तैयार करने हैं, उस एक्ट के पीछे मोटो क्या था वो चीज़ें आपको तैयार करनी है। लास्ट में सर अब जो आता है पेपर 4 जो कि पता है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो सामान्यतः इसकी हम कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक ले लेते हैं और उसकी तैयारी कर लेते हैं। मार्केट में कई बुक आती हैं, उससे तैयारी कर लेते हैं उसकी। एक सर लास्ट में आप ये बता दीजिए कि जब तैयारी करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि आरएएस की तैयारी एक मैराथन है और इसमें बार बार नकारात्मकता आती है। कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ, कई बार मेंस क्रैक नहीं हुआ, कई बार हम बिल्कुल किनारे पे पहुंच के तैयारी छोड़ देते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं। तो उसके लिए लर्नर क्या करे बीच में कि जो तैयारी के दौरान उतार चढ़ाव आते हैं उन चीज़ों से कैसे निकला जाए? देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब एक मैराथन है, एक लंबी दौड़ आपको यहाँ पे दौड़नी है, शॉर्ट टर्म तो है नहीं, उस समय ज़्यादा लगेगा आपको तैयारी करना, तो उस ड्यूरेशन में आपके अंदर नेगेटिविटी भी आएंगी। बट इन नेगेटिविटियों पे आपको विजय तो पानी है अगर आरएस बनना है तो। निश्चित रूप से आपके अंदर, मैंने जब स्टार्ट किया था तब आपसे एक बात कही थी कि आप मेंटली अप्रोच आरएस किसी रखनी चालू कर दीजिए, तो फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी तो जीवन का एक आधार है, जीवन के हर क्षेत्र में ही आपको रखनी है। ये तैयारी तो है ही है, बाकी भी आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए और सकारात्मक एनर्जी के साथ काम कीजिए तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप सफलता का निश्चित रूप से सफलता आपके पास चल के आएगी। आप सफलता के पास तो पहुंचोगे ही और निश्चित रूप से सफलता आपके श्री चरण। जी तो धन्यवाद सर आपका कीमती समय लर्नर्स को देने के लिए और गाइडेंस देने के लिए। और इसी तरीके से आप कोई भी जो लर्नर्स हमारे रहेंगे उनके कुछ डाउट्स रहेंगे जी आप बताते रहेगा। फिर मिलते हैं सर। बिल्कुल, धन्यवाद। तो जैसा कि हमें सर ने बताया कि ये जो सिलेबस है, अगर आप बिगनर हैं तो आप तैयारी कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी से। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरएस की, आपका टारगेट है कि मैं आरएस की तैयारी करना चाहता हूँ या आरएस में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो एनसीईआरटी के लिए एक चैनल बनाया हुआ है हमने जिसका नाम है आरंभ आरपीएससी। तो ये जो चैनल है आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे फ्री आपको एनसीईआरटी क्लासेज है वो दी जाएगी। और जो कंप्लीट
पोर्शन है आरएस का वो हम अनअकैडमी पर करवा रहे हैं, तो आप अनअकैडमी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो मेरा रेफरल कोड है, यहाँ पे अगर बात करते हैं फीस की, सर फीस कितनी है, तो फीस देखने को मिलेगी आपको साल भर की केवल 6,300 रुपए, और 2 साल की जो फीस है वो कितनी दिखाई दे रही है, 7,400 रुपए। तो आप 2 साल तक ये सारी क्लासेस देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इनको, पीडीएफ कंटेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मटेरियल भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड जो है तुषार लाइव ये यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड यूज करके, और आपकी साल भर की फीस कितनी हो जाएगी, 6,300 रुपए। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।